नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बेहतर होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक समय की बात में। मैं आपका दोस्त, आपका भाई उदयभान सिंह राठौर हमेशा की भांति आज भी आपके लिए एक रोचक और बहुत ही सुंदर कहानी लेके आया हूं, जो बेताल पच्चीसी की 10वीं कहानी है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने से पहले हम पिछली कहानी का आपको उत्तर बताएंगे, जो राजा विक्रमादित्य ने बेताल को दिया था, जिसमें राजकुमारी का सर्वश्रेष्ठ वर कौन होगा। तो इस बारे में विक्रमादित्य उस बेताल से कहते हैं कि कलाकार जो है बहुत धनी व्यक्ति था, लेकिन राजकुमारी को धन की क्या कमी है, इसलिए राजकुमारी कलाकार का चुनाव नहीं करेगी। वहीं दूसरा व्यक्ति जो भाषा का ज्ञानी है, वह मनोरंजन के लिए ठीक है। तीसरा वैद्य है, जो एक अच्छा व्यक्ति है, समाज की सेवा करता है। अगर उसकी तुलना उस वीर से की जाए तो राजकुमारी वीर का ही चुनाव करेगी। राजा का छोटा बेटा कोई बेटा भी नहीं है, इसलिए वीर दामाद ही राज्य की रक्षा कर सकता है। इसलिए राजकुमारी का सर्वश्रेष्ठ वर वह वीर व्यक्ति ही है। विक्रम की ये बात बेताल सुनकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन हर बार की तरह विक्रम के बोलते ही बेताल फिर पेड़ पर जा लटकता है। तो दोस्तों, पिछली कहानी का हमने आपको बताया कि राजा विक्रमादित्य ने उसका क्या आंसर दिया। तो दोस्तों, इस कहानी को भी ध्यान से सुने, जो 10वीं कहानी है, और इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट के माध्यम से ज्यादा हमें बताएं। और मेरे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का एपिसोड, जिसका शीर्षक है सबसे अधिक त्यागी कौन। एक बार फिर राजा विक्रमादित्य बेताल को पेड़ से उतारकर योगी के पास ले जाने के लिए आगे बढ़ता है। हर बार की तरह इस बार फिर बेताल राजन को एक नई कहानी सुनाता है। बेताल बताता है कि बीरबाहु नाम का एक राजा था, जो छोटे छोटे राज्यों पर राज किया करता था। राजा अनकपुर नामक राजधानी में रहता था। उसी राजधानी में अर्धदत्त नाम का एक व्यापारी भी रहता था, जिसकी मदन सेना नाम की एक बेटी थी। व्यापारी की बेटी अक्सर घूमने के लिए बाग में जाया करती थी। एक दिन एक युवक ने मदन सेना को बाग में देखा और देखता ही रह गया। वो मदन सेना से प्रेम करने लगा और हरदम उसी के ख्यालों में डूबा रहता। एक दिन हिम्मत करके युवक बाग में गया। वहां मदन सेना अकेले बैठी हुई थी। उसने नवयुवती को बताया, मेरा नाम धर्म सिंह है और मैं आपकी खूबसूरती पर फिदा हो गया हूं। व्यापारी की बेटी ने उत्तर दिया, मुझसे तुम दूर रहो, मैं किसी और की अमानत हूं। धर्म सिंह उसकी बात को नहीं सुनता और उससे विवाह का आग्रह करता है। फिर मदन सेना बताती है, मेरा विवाह समुद्र दत्त के साथ तय हो गया है और मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकती हूँ। इतना सुनते ही धर्म सिंह दुखी हो जाता है। गुस्से में उसने मदन सेना से कहा, अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं अपनी नस काट लूंगा। यह सुनकर मदन सेना बहुत डर जाती है। मदन सेना ने उसे वचन दिया कि वो ठीक 5 दिन बाद उससे मिलने के लिए आएगी। यह सुनकर धर्म सिंह बेहद खुश हो जाता है। 5वें दिन मदन सेना का विवाह समुद्र से होना तय था। विवाह के सारे रीति रिवाज पूरे करने के बाद मदन सेना अपने पति समुद्र के घर चली गई, लेकिन उसे धर्म सिंह को दिया हुआ अपना वादा याद था। पति जैसे ही मदन सेना के पास जाता है तो वह उससे कहती है कि मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। वो बताती है, मुझे एक लड़के से मिलने जाना है, जिसे मैंने शादी से पहले आज के दिन मिलने का वचन दिया था। यह बात सुनकर समुद्रदत्त बहुत दुखी हो जाता है। उसने सोचा कि ऐसी महिला पर तो धिक्कार है, जो पहले दिन ही दूसरे आदमी के पास जाना चाहती है। इसे अगर मैं रोकूंगा तो भी वह चली जाएगी। ऐसा सोचकर समुद्रदत्त ने उसे जाने की इजाजत दे दी। पति से जाने की इजाजत मिलने के बाद मदन सेना
तेजी से उस लड़के के घर की ओर जाने लगी। दुल्हन के कपड़ों में जाती महिला को देखकर एक चोर ने उसे रोक दिया। उसका पल्ला पकड़कर चोर बोला, कहाँ चली? मदन सेना डर जाती है। उसने चोर को कहा, तुम मेरे गहने ले लो और मुझे जाने दो। चोर ने कहा, मुझे तेरे गहने नहीं बल्कि तू चाहिए। मदन सेना ने सारी बात बताते हुए कहा, पहले मैं धर्म सिंह से मिलने जाऊंगी, उसके बाद मैं लौटकर तुम्हारे पास आऊंगी। चोर ने पूछा, तुम शादी के पहले दिन ही अपने पति को छोड़कर जा रही हो? लड़की ने जवाब दिया कि वो अपने पति की इजाजत लेकर जा रही है। यह सुनकर चोर ने कहा, जब तुम्हारा पति तुम्हें भेज सकता है तो जाओ, मैं भी तुम्हें जाने देता हूं, पर वहां से लौटकर सीधे तुम मेरे पास आना। मदन सेना जो है चोर को वचन देकर उस लड़के के पास जाने के लिए चल देती है। उधर मदन सेना का पति और चोर दोनों उसका पीछा कर रहे थे। चलते चलते मदन सेना धर्म सिंह के घर पहुंच गई। उसने मदन सेना को शादी के जोड़े में देखकर पूछा, अरे तुम मुझसे विवाह करने के लिए शादी का जोड़ा पहनकर आई हो? मदन सेना ने उसे बताया कि उसकी शादी हो गई है। इतना सुनते ही लड़के ने कहा, तुम कैसे अपने पति से बचकर यहां तक आई? मदन सेना ने उसे सारी बात बता दी कि वो किस तरह अपने पति से इजाजत लेकर आपके पास आई। यह सुनते ही धर्म सिंह ने कहा, तुम्हारे पति ने इतने विश्वास के साथ तुम्हें आने दिया है और अब तुम शादी करके किसी और की अमानत बन गई हो। प्रेम तो मैं तुमसे बहुत करता हूं, लेकिन किसी और की स्त्री को हाथ नहीं लगा सकता। इससे पहले कि कोई तुम्हें देख ले, तुम जाओ अपने पति के पास। चोर और मदन सेना का पति दोनों छिपकर उसकी सारी बातें सुन रहे थे। जैसे ही मदन सेना धर्म सिंह के घर से बाहर निकलती है तो वह दोनों भी अपने अपने रास्ते पर निकल पड़ते हैं। मदन सेना लड़के के घर से निकलकर सीधा चोर के पास पहुंचती है। चोर उसे देखकर मन में सोचता है, ये कितनी पवित्र है, इसके साथ कुछ भी करना बहुत गलत होगा। साथ ही उसे धर्म सिंह के घर की बात भी याद आ जाती है। वो मदन सेना की सच्चाई और धर्म सिंह के त्याग को देखकर बहुत ही प्रभावित होता है और कहता है, जाओ अपने पति के पास, यहाँ क्या कर रही हो? ऐसा कहकर चोर मदन सेना को उसके घर तक छोड़ कर आता है। बेताल मदन सेना की कहानी रोक कर राजा से पूछता है कि हे राजन, अब ये बताओ, इन तीनों में से सबसे बड़ा त्याग किसका है? तो दोस्तों, इस कहानी का जो आंसर है, जो उत्तर है, वो हम नेक्स्ट एपिसोड में हमेशा की भांति आपको कहानी सुनाने से पहले बताएंगे। दोस्तों, आप इस कहानी का जो भी उत्तर है उसे राजा विक्रमादित्य से पहले आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने की कृपा करें। और दोस्तों, इस कहानी से मुझे आप लोगों को यही सीख मिलती है, किसी भी मुसीबत में अपने चरित्र और अपने आत्मविश्वास को नहीं खोना चाहिए, क्योंकि आपका चरित्र, आप चाहें लड़के हों या लड़की, आपका चरित्र ही आपकी महानता को दर्शाता है। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए इस कहानी को यहीं पे विराम देते हैं। मिलते हैं नई कहानी में, नई कहानी के नए रोचक प्रसंग के साथ। जय भारत, जय हिंद।